जय हिंद दोस्तों, अनन्या परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके विकास की अवधारणा अगर देखा जाए तो ग्रीक भूगोलवेत्ता जो कि थेल्स के शिष्य थे एनेक्जिमेंडर, और उन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर देशांतर रेखा को खींचने का प्रयास किया था। पूछा जाता है क्वेश्चन यही कि आपका कि सबसे पहले पृथ्वी पर देशांतर रेखा को खींचने का प्रयास किसने किया था, तो उत्तर क्या होगा वहाँ पे एनेक्जिमेंडर। और इसी प्रयासों के आधार के पर इन्हें फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद ग्रीक भूगोलवेत्ता में आते हैं हिपार्कस, और हिपार्कस ने क्या किया है कि पृथ्वी को 360 देशांतर वृत्तों में यानी बांटने का प्रयास किया है। पूछा गया है, भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से भूगोलवेत्ता हैं जो कि सबसे पहले पृथ्वी को 360 देशांतर वृत्तों में यानी बांटा है, तो उत्तर क्या होगा वहां पे हिपार्कस महोदय थे। कहाँ के भूगोलवेत्ता थे ये ग्रीक के थे। और एक तरफ जहां पे एनेक्जिमेंडर ने नोमोन यंत्र का प्रयोग किया था और वहीं पे हिपार्कस ने एस्ट्रोलाब, ध्यान रखिएगा दो तरह के यान यहां पे हैं। एक है नोमोन नाम का यंत्र है, और दूसरा है एस्ट्रोलाब यंत्र। जो नोमोन यंत्र का प्रयोग किया था ये एनेक्जिमेंडर ने किया था, और वहीं पे नोमोन नाम का जो यंत्र था इसका प्रयोग हिपार्कस ने किया था। तो इस प्रकार आज से 400 ईसा पूर्व पहले की बात है कि ये दो ग्रीक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने क्या किया कि इन यंत्रों के प्रयोग से पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले यानी देशांतर यानी यहाँ पे रेखाओं के बारे में ये एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर इसके बाद आगे चल करके जब ये पता चला कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है, ज्वाइड की भांति है, यानी वो पूर्णतः गोल ना होकर के बल्कि क्या है ध्रुवीय क्षेत्रों पर वो चपटी हुई अवस्था में है। और यदि इस मॉडल की हम लोग बात करें, यहाँ पे ये जो आपका एक पृथ्वी का इस तरह से एक मॉडल है, और इसी मॉडल पे देखिए क्या है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहीं से जो होकर के जाने वाली रेखा है ये सब क्या आपकी ये देशांतरीय रेखा ये कहलाती है। फिर बात आती है कि ये कैसे हमारे पृथ्वी पर ये खींची गई होगी, कोई ना कोई इसका तो नियम होगा जरूर कि इतने बड़े पृथ्वी के स्वरूप को इतने छोटे से मॉडल पर कैसे स्केल के द्वारा इस तरह से रूप को हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर लिए हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है कि अगर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को मान लिया जाए कि बीच में से ऐसे यहाँ से एक काट दिया जाए, यानी इसको अगर बीच में से काटा जाए तो एक टेनिस के बॉल की जो भांति होती है कि जब खेलते खेलते क्रिकेट टेनिस की बॉल बीच में से क्रैक हो जाती है तो एक हाफ पार्ट में इस तरह से नजर आता है जिसे यानी अर्धगोला कहते हैं। तो उस प्रकार यानी हो जाएगा, या इसी को अगर हम लोग एक फिगर के माध्यम से हम लोग देखें तो कुछ ये इस प्रकार से ये नजर आएगा कि
ये पृथ्वी हो गया, और इसी पृथ्वी के मध्य से होकर के जो जाने वाली रेखा हो गई भूमध्य रेखा, और पृथ्वी को यदि बीच में से 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार की ऐसे ही आकृति हो जाती है। कुछ इस तरह से ही हमारी आकृति बनेगी। अब भूमध्य रेखा से अगर हम लोग एक रॉड लें और यहां से यानी इस रॉड को ऐसे इस पार करें तो ये इस पार यानी निकल आएगा, और इस प्रकार ये जो बीच में आएगा वही क्या हो जाएगा, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई हो जाएगी। यहां से अगर हम लोग ड्रा करें, ये जो लाइन ऐसे मिली है ये क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय व्यास। और इसकी जो लंबाई है वो 12,756 किलोमीटर। और एक होगा जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा, ये भी एक व्यास मिलेगा हमें इस तरह से। और इस व्यास को जो हम लोग कहते हैं ये क्या होगा, ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास, और इसकी जो लंबाई है वो 12,714 किलोमीटर। तो इस प्रकार मित्रों कि जैसे ये आपको बताया गया है कि ग्लोब और ये भूमध्य रेखा, और यहाँ से अगर एक रॉड ले हम लोग और रॉड लेकर के इसके एक हैमर या हथौड़ी से ठोका जाए तो ये क्या होगा, इस पार निकल आएगा। तो जो पार्ट यानी बीच में जो अंशिन रूप में है वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे भूमध्य रेखीय व्यास। और इसी प्रकार यहाँ से एक रॉड लिया जाए और इसको यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र से ठोका जाए तो नॉर्थ पोल से क्या होगा, ये साउथ पोल की तरफ आ जाएगा, और इसे कहा जाएगा यानी ध्रुवीय व्यास। तो 2 तरह के व्यास हो गए, एक भूमध्य रेखीय व्यास और दूसरा क्या होगा, ध्रुवीय व्यास। और दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वही पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का यानी केंद्र बिंदु, ये यानी यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र है। अब यहां से यदि पृथ्वी की त्रिज्या निकालें हम लोग, पूछा जाता है क्वेश्चन की पृथ्वी की त्रिज्या यानी कितनी है, तो यहां से 2 यानी त्रिज्या मिलेगी। एक है यहां से आपको R1 जो कि भूमध्य रेखीय व्यास से रिलेटेड होगा, जो कि इसका यानी जस्ट ये क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इसी का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6,378 किलोमीटर, 6,378 किलोमीटर। और एक त्रिज्या यहाँ से हमें मिलेगी जिसे यानी R2 नाम देंगे, इसका यानी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6,357 किलोमीटर। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन दिया जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अब यहाँ पे 2 त्रिज्या मिला, तो भूगोल में देखिए ना तो इसको एक्यूरेट माना गया ना तो इसको माना गया है। दोनों का जो क्या है आपका राउंड फिगर, जो मीन बिंदु है, जो मध्य बिंदु है, उसको यानी ले लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात की बताइए, तो जो पृथ्वी की त्रिज्या देखिए आपकी क्या हो जाएगी, 6370 किलोमीटर, जो कि राउंड फिगर में आती है। यानी इसी के आसपास जो रहेगा आपका वही आपका आंसर रहेगा, है ना। जैसे कई बार है क्वेश्चन में आया हुआ आपका 6369 किलोमीटर, है ना, या 6371 किलोमीटर। तो इसी के आसपास वाला आपका एग्जैक्टिव आपका आंसर रहेगा। और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो एक और आपको दे दिया जाता है जो कि इसका भी राउंड फिगर होता है, जो कि फिजिक्स में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, 6400 किलोमीटर।
चूंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल निकालने रहते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये आपको काटने वटने में, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। इस तरह से यानी ये पृथ्वी की त्रिज्या निकल आती है 6370 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। तो इस प्रकार देखा गया कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु, अब इसी केंद्र बिंदु को हम लोग सेंटर पॉइंट से ही प्रधान यमोत्तर के सहारे कोई भी अगर एंगल ड्रा करें, चाहे वो पूरब की तरफ करे चाहे वो पश्चिम की तरफ करे, जैसे हम लोग यहाँ पे पूरब की तरफ करते हैं और ये एंगल बना लेते हैं, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री, और भूमध्य रेखा पर जहां पे ये कट करती है पॉइंट, वहीं से क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ये ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो देखिए हमारे पास रेखा प्राप्त हुई है, इसी को यानी नाम दिया जाएगा 30 डिग्री। अब चूंकि यानी किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो इसको क्या डिनोट करेंगे हम लोग, ई, है ना, 30 डिग्री ईस्ट। और इसी प्रकार आगे चल करके हम लोग दूसरा एंगल बनाएं कि मान लीजिए एंगल है वो 60 डिग्री, और यहां से इसको हम लोग ऐसे ये ज्वाइन कर दें। डिग्री ईस्ट, और ये जो है आपका हो जाएगा 90 डिग्री ईस्ट, और इसी तरह से एक बैक साइड में आएगा जो कि अंशिन रूप में होगा 120 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे 150 डिग्री ईस्ट। तो इस प्रकार 30-30 के अंतराल पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक देशांतर रेखा को खींचने का प्रयास किया, और यही प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे पश्चिम की तरफ भी, यानी यहाँ पे हम लोग ड्रा कर सकते हैं। डिग्री वेस्ट, डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट। अब यहां से देखिए क्या होगा कि इस फिगर के द्वारा हम लोग एक देशांतर की परिभाषा देखिए यहां से निकलेगी। जनरली अगर आपसे पूछा जाए देशांतर रेखा यानी क्या होती है, तो वहां पे देखिए क्या हम लोग ये बताते हैं, ऐसी रेखाएं जो कि ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहते हैं। एक जनरल परिभाषा, लेकिन भूगोल के रूप में देखिए वहां पर क्या होगा कि परिभाषा थोड़ा सा आपको दूसरे रूप में देखें कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से प्रधान यमोत्तर के सहारे, किसके सहारे है, यानी प्रधान यमोत्तर, और प्रधान यमोत्तर के सहारे या 0 डिग्री देशांतर के सहारे पूरब या पश्चिम, या तो ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ खींची गई कोणीय दूरी, ये जो यहाँ पे यानी हम लोग कोण बनाते हुए जो एंगल यानी बना रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो इस तरह से देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पूरब या पश्चिम खींची गई कोणीय दूरी, और कोणीय दूरी किसके यानी सहारे खींची जा रही है, प्रधान यमोत्तर के सहारे, ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अब जितने डिग्री का हम लोग यहाँ पे कोण बनाएंगे उतने डिग्री की क्या होगी, वहां पे हमको देशांतर रेखा यानी मिलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर एक एक डिग्री के अंतराल पे अगर हम लोग कोण बनाते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या होगा
कि अगर 1 डिग्री पे बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे क्या होगा 2 डिग्री ईस्ट, और ऐसे बनाते चले जाएंगे और एट लास्ट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 179 डिग्री ईस्ट मिलेगा। और यही चीज़ देखिए हम लोग क्या है कि इस साइड यदि करना शुरू हो जाए पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 1 डिग्री वेस्ट, और ऐसे 1-1 डिग्री के अंतराल पे इस तरह से हम लोग ड्रा करते चले जाएंगे, और यहाँ पे एट लास्ट क्या मिलेगा हमें 179 डिग्री वेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें से देखा जाए तो 1-1 डिग्री के अंतराल पे यदि पूरब की तरफ यानी हम लोग खींचते हैं तो 179 देशांतर ऐसे होंगे जिनके साथ क्या लिखा रहेगा ईस्ट लिखा रहेगा, और इसी प्रकार 179 देशांतर ऐसे होंगे जिनके साथ क्या लिखा रहेगा वेस्ट लिखा रहेगा, और 2 देशांतर ऐसे होते हैं ना तो उनके साथ ईस्ट लिखा होता है ना तो वेस्ट, और वो कौन सा होता है, एक आपका 0 डिग्री देशांतर होगा और दूसरा क्या होगा उसी के जस्ट अपोजिट होगा जो कि आपका 180 डिग्री। तो 2 देशांतर ये, और सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा 360 देशांतर रेखा। कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर यदि यानी यहाँ पे खींचा जाता है तो कुल कितने देशांतर होते हैं मित्रों, यहाँ पे 360 देशांतर रेखाएं टोटल ये होती हैं। अब यहां से देखिए इसका आता है हम लोग फीचर, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं हम लोग कि क्या ये देशांतर रेखाएं सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो फिगर से देखिए ये भी आपका स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पे दूरी कुछ और है और यहाँ पे दूरी कुछ और है और यहाँ पे दूरी और ये कम होती चली जा रही है। अगर ये दूरी क्या हो जाती 2 देशांतरों के बीच में एक समान होती तो क्या होती, वहाँ पे लाइन कैसी होती, वो पैरेलल होती, यानी देशांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं, और जबकि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ये दोनों के बीच में एक मेजर यानी ये डिफरेंस यानी यहाँ पे देखने को मिलता है। और सबसे जो मैक्सिमम दूरी होती है 2 देशांतरों के बीच की, यानी जैसे मान लिया जाए कि 1 डिग्री ईस्ट हो और दूसरा है 2 डिग्री ईस्ट हो, और दोनों के बीच में अगर पूछा जाए कि कितने किलोमीटर का ये डिफरेंस होता है भूमध्य रेखा पर, अलग अलग रेखाओं पर क्या होगा, वहाँ पर ये डिफरेंसेस यानी हम लोगों को अलग अलग नजर आएगा। तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा, 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है वहाँ पे 111.32 किलोमीटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके ये पूछे गए हैं कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर यानी सबसे अधिक होती है, कितनी है 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है 2 देशांतरों के बीच की दूरी भी यानी कम होती चली जाती है। और वहीं पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी देखा जाए तो 111.13 किलोमीटर होती है, जो कि पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाए वो हमेशा क्या होगा, सर्वत्र यानी एक समान होती है, यानी वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होती। क्यों नहीं चेंजेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, दोनों यानी एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती हैं। तो इस प्रकार 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 देशांतर होती हैं। और 2 देशांतर कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। इनकी जो मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होती है, इक्वेटर लाइन पर होती है, और कितनी होती हैं 111.32 किलोमीटर होती हैं। अब
यहां पे एक चीज और देखिए क्या है, निष्कर्ष में आता है कि चूंकि भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश बिंदु होते हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सबसे लंबी होती हैं, और जैसे जैसे हम लोग साउथ की ओर चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि वहां पर हम लोगों को अक्षांश रेखाएं कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास एरिया में देखा जाए तो दो देशांतरों को बीच में, यानी जो पार करने का जो समय होगा वहां पे जो स्पीड होगी पृथ्वी की क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीज है कि यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी के यानी यहाँ पे चाल क्या होगी, सबसे तेज होगी, और जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होगी, पृथ्वी की यानी चाल क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जा रही है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होगी, सबसे अधिक होती है, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे साउथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। अब चूंकि दोनों देशांतर को यानी जो घूमने का, जो पार करने का जो सूर्य के परिप्रेक्ष्य में जो समय लगेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब चूंकि यहाँ पे दूरी अधिक है, अब समय जबकि वहाँ पे एक ही लग रहा है, चाहे वो इस देशांतर पे ले लें चाहे वो 60 डिग्री अक्षांश के पास ले लिया जाए, तो दोनों के बीच में क्या होगा, सेम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी की चाल सबसे अधिक होती है और यहाँ पे पृथ्वी की चाल क्या होगी, सबसे कम होती है। और इसी को इंटरव्यू में देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के इंटरव्यू में कि क्या कारण है कि सूर्य की लालिमा, क्या कारण है कि सूर्य की लालिमा भूमध्य रेखा के देश के लोगों को वो बहुत ही कम समय के लिए नज़र आती है, वहीं पर उच्च अक्षांश पर रहने वालों को क्या होगा कि वो लालिमा अधिक समय के लिए नज़र आती है। तो उत्तर देखिए यहीं पे ये इसका भी निकल जाता है कि कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी, और जैसे जैसे हम लोग यानी ध्रुवों की ओर चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होगी, वहाँ पर चाल यानी वहाँ पर इसकी कम होती चली जाती है। और इस वजह से क्या होगा कि भूमध्य रेखीय देशों को सूर्य की लालिमा होगी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए नज़र आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, उच्च अक्षांशों पर उसकी लालिमा क्या होगी, सबसे अधिक समय के लिए नज़र आती है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या सीखे हैं कि अक्षदेशांतर रेखा क्या होती हैं, कैसे कैसे इसका यानी डेवलप किया गया है, ग्रीक कालीन जो भूगोलवेत्ता हैं उन लोगों ने कैसे डेवलप किया है, आने वाले समय में जो वैज्ञानिक युग है वहाँ पर यानी कैसे कैसे इसको डेवलप किए हैं। और फिर एक फिगर के माध्यम से यानी इसकी परिभाषा निकाली गई है कि ये देशांतर रेखाएं कैसे हम लोगों की ड्रा की गई है, और इसकी मुख्य फीचर यानी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। और आगे के जो टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे इन्हीं में से, यानी सभी देशांतर रेखाओं को पूरा डिटेल ना पढ़ के कुछ ही देशांतर रेखाओं को पूरा डिटेल पढ़ेंगे, और जो टॉपिक होगा आगे आने वाले समय में हम लोगों का मेजर लॉन्गिट्यूड लाइन, प्रमुख देशांतर रेखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों।